नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जिसने सिर्फ एक देश का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत लिख दी। ये कहानी है भारत की आज़ादी के उस लंबे और यादगार सफ़र की। और ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये कहानी है 200 सालों के लंबे संघर्ष की, 1 अरब लोगों की तकदीर की, एक बहुत बड़े साम्राज्य के डूबते सूरज की और एक नए राष्ट्र के जन्म की। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारा रोड मैप है। हम शुरू करेंगे 1757 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे 1857 का वो महाविद्रोह, जिसके बाद 1858 में सीधे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। और हमारा सफर खत्म होगा 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली, लेकिन साथ में विभाजन का दर्द भी। कहते ना कि कोई भी बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही भड़कती है। भारत की आज़ादी की लड़ाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो बड़े बड़े आंदोलन हमने देखे, उनसे बहुत पहले ही पूरे देश में जगह जगह पर विरोध की छोटी छोटी चिंगारियां सुलग रही थीं। और फिर आया साल 1857। ये वो साल था जब ये सारी चिंगारियां मिलकर एक बड़ी आग बन गईं। 1857 का विद्रोह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनविद्रोह था। देखिए, इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बहुत सारी वजह थीं, लेकिन वो आखिरी तिनका जिसने आग लगा दी वो थी एनफील्ड राइफल के कारतूसों से जुड़ी एक अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूर की चर्बी लगी हुई है। तो इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 से पहले तक भारत पर राज कर रही थी एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, एक कंपनी, लेकिन 1858 के बाद सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये पावर का एक जबरदस्त शिफ्ट था। 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदल गया। अब बात सिर्फ बिखरे हुए विरोध की नहीं थी। अब वक्त आ गया था संगठित होकर एक आवाज में बात करने का। यहीं से शुरू होता है संगठित राजनीतिक आंदोलनों का दौर। और इस नई सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरी 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बंबई में सिर्फ 72 डेलीगेट्स ने मिलकर इसे शुरू किया था। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में ये पढ़े लिखे पश्चिमी शिक्षा पाए लोगों का एक डिबेटिंग क्लब जैसा था, पर इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने पहली बार भारत को एक राष्ट्र के तौर पर एक आवाज दी और नागरिक अधिकारों की मांग को संगठित रूप से सामने रखा। और इसी मंच से एक शब्द निकला जो आने वाले दशकों में आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बन गया। वो शब्द था स्वराज, मतलब हमारा अपना राज, सेल्फ रूल। बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े राष्ट्रवादियों ने इस शब्द को एक आंदोलन बना दिया और यही पूरे स्वतंत्रता संग्राम का सेंट्रल आइडिया, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। अब लक्ष्य तो तय हो गया, स्वराज, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता क्या हो? इस सवाल पर कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग सोच थीं। एक तरफ थे नरमपंथी, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका मानना था कि हमें ब्रिटिश शासन के दायरे में रहकर ही सुधारों की मांग करनी चाहिए। और दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जैसे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनका कहना था कि नहीं, अब सीधी कार्रवाई करनी होगी, आंदोलन करने होंगे, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना होगा। और फिर इतिहास के पन्ने पलटे। एक ऐसे शख्स की भारत वापसी हुई जिसने इस आंदोलन का चेहरा ही बदल कर रख दिया, जिसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर देश के करोड़ों आम लोगों, किसानों और मजदूरों तक पहुंचा दिया। वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी के आने के कुछ ही साल बाद 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये जो नंबर है 379 से ज्यादा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों का सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। अमृतसर में एक शांतिपूर्ण निहत्थी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसाई गईं। इस एक घटना ने ब्रिटिश राज के न्याय और इंसानियत के सारे दावों की पोल खोल दी। जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा भी था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी और असरदार थी। पहला कदम, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो। दूसरा, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। तीसरा, बच्चे स्कूल और वकील अदालतें छोड़ दें। और चौथा, टैक्स देना बंद कर दो।
मकसद बिल्कुल साफ था, बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार की पूरी मशीनरी को ठप कर देना। अब कहानी आगे बढ़ती है। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था और इधर भारत में आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में दाखिल हो रही थी। ये अब फाइनल पुश का वक्त था और इस आखिरी दौर की अर्जेंसी को, उस वक्त के जज्बे को गांधी जी के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान था। भारत छोड़ो आंदोलन एक जबरदस्त जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, लेकिन अंग्रेजों ने भी इसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और बेहद क्रूर थी। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को उठाकर 1945 तक जेल में बंद कर दिया गया। जाहिर है आंदोलन को दबा तो दिया गया, पर एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी, अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। और अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ब्रिटिश राज का सूरज डूब रहा था, आज़ादी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत थी देश का बंटवारा। इसके बाद तो घटनाएं बहुत ही तेजी से घटी। जरा देखिए, 3 जून 1947 को माउंटबैटन ने विभाजन के प्लान का ऐलान किया। ठीक उसके 2 महीने बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया और अगली ही सुबह 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश बना। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक गणराज्य घोषित किया, जब हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन आज़ादी की सुबह का ये सूरज अपने साथ बंटवारे का एक गहरा अंधेरा भी लेकर आया था। ब्रिटिश भारत के विभाजन ने इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग बेघर हुए और 2 समुदायों के बीच भयानक हिंसक दंगे हुए, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो आखिर में आज़ादी मिल गई, सदियों की गुलामी खत्म हुई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, किस कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।